दोस्तों। कणिका नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। कणिका अपने माता पिता की एकलौती लाडली बेटी थी। इसके माता पिता कणिका की हर एक ख्वाहिश को पूरा किया करते थे। कणिका देखने में भी बेहद ही खूबसूरत और हसीन होती है। इसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। यह अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। कणिका हर एक काम को बड़ी आसानी और सरलता के साथ कर लिया करती थी। दोस्तों, कणिका जिस बिल्डिंग में अपने माता पिता के साथ रह रही थी, इसी बिल्डिंग के बगल में एक बिल्डिंग और बना हुआ था और उस बिल्डिंग में कणिका के दादा रहा करते थे। कणिका के दादा की उम्र 60 साल के करीब थी, लेकिन वह एक 45 साल के आदमी जैसे दिखा करते थे। कणिका के दादा हर वक्त कणिका के ऊपर गंदी नजर रखा करते थे और वह उसे पाना चाहते थे। एक दिन दोपहर का समय होता है। कणिका के पिता जो होते हैं, वह कणिका से कहते हैं कि बेटा, हम दोनों तुम्हारी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि हम दोनों अपनी अपनी जॉब में बिजी रहते हैं। तुम ऐसा करो कि स्कूल से आने के बाद अपने दादाजी के पास चली जाया करो, वह तुम्हारी पढ़ाई लिखाई करवा देंगे। अब कणिका अपने पिता की बात मान जाती है। दोस्तों, अगले दिन दोपहर का समय होता है। कणिका अपने स्कूल से आती है, घर में खाना पीना खाती है और पढ़ाई लिखाई करने के लिए अपने दादा के पास चली जाती है। लेकिन कणिका को यह नहीं पता था कि इसके दादा मेरे प्रति अपने मन में क्या विचार रखते हैं। वह अपनी बुक्स उठाती है और बगल के बिल्डिंग में अपने दादा के पास पहुंच जाती है। अब जैसे ही इसके दादा अपने कमरे का दरवाजा खोलते हैं, तो कणिका सामने खड़ी हुई थी। वह कणिका को तुरंत दबोच लेते हैं और अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले जाते हैं। कमरे में ले जाने के बाद वह कणिका को अपने बेड पर पटक देते हैं और उसके साथ कुछ ऐसा घटना कर देते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ी हैरानी होगी, इसीलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, आज की इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है हैदराबाद से। हैदराबाद की एक कॉलोनी में छोटा सा परिवार रहा करता था। परिवार में माता पिता के अलावा उनकी इकलौती बेटी होती है, जिसका नाम कणिका होता है। कणिका देखने सुनने में बेहद ही खूबसूरत होती है। कणिका ने अभी जवानी की दहलीज पर कदम रखा ही था, क्योंकि उसकी उम्र लगभग 16 साल के करीब थी। कणिका अभी 10वीं क्लास में पढ़ाई लिखाई कर रही थी और पढ़ने लिखने में काफी होशियार थी। कणिका के माता पिता हैदराबाद के एक कंपनी में जॉब किया करते थे। वह सुबह को अपनी जॉब पर निकल जाया करते थे और शाम को 5 बजे वापस आया करते थे। कणिका भी सुबह 9 बजे के करीब अपने स्कूल निकल जाया करती थी और दोपहर को 2 बजे वापस आया करती थी। वह घर आने के बाद पहले खाना पीना खाती थी, उसके बाद अपना होमवर्क करती थी और घर में ही रखा फोन में वीडियो गेम वगैरह देख लिया करती थी। दोस्तों, कणिका अपने माता पिता के साथ जिस बिल्डिंग में रहा करती थी, इस बिल्डिंग के बगल में एक और बिल्डिंग खाली पड़ा हुआ था। लेकिन कुछ दिन ऐसे ही जब समय गुजरता है, तो इस बिल्डिंग में एक फैमिली रहने के लिए आती है। उस फैमिली में पति पत्नी होते हैं और उसका पिता होता है, जिसका नाम बिरजू होता है। इसकी उम्र लगभग 60 साल के करीब होती है। ये जो पति पत्नी होते हैं, यह भी जॉब किया करते थे और कुछ दिन पहले इनका ट्रांसफर हैदराबाद की एक कंपनी में हुआ था। यह दोनों पति पत्नी सुबह 9 बजे के करीब अपनी ड्यूटी पर जाया करते थे और शाम के 5 बजे आया करते थे। घर पर बिरजू अकेला रहा करता था और वह घर पर अकेला रहकर समय काट लिया करता था। दोस्तों, अब यह दोनों परिवार जो होते हैं, यह आपस में काफी घुल मिल जाते हैं, काफी दोस्ती हो जाती है। बिरजू के परिवार को अगर किसी चीज की जरूरत होती थी, तो वह कणिका के माता पिता से मांग लिया करते थे। कणिका को भी अगर किसी चीज की जरूरत होती थी, तो वह बिरजू के परिवार वालों से मांग लिया करते थे। कणिका के माता पिता बिरजू को चाचा कहा करते थे और कणिका उनको दादा कहा करती थी। अब दोस्तों, ऐसे ही इनका जीवन बड़े अच्छे से कट रहा था। दोस्तों, एक दिन कणिका अपने स्कूल से वापस लौट रही थी और बस की इंतजार में वह बस स्टैंड पर खड़ी हुई थी। उसी बस स्टैंड पर कणिका के दादा बिरजू भी खड़े हुए थे। अब कणिका अपने दादा बिरजू को देख लेती है और उससे बातचीत करने लगती है। तभी थोड़ी देर के बाद उनकी बस आ जाती है। कणिका भी उस बस में सवार हो जाती है और उसका दादा बिरजू भी उसी बस में चढ़ जाता है। अब यह दोनों बातचीत करते हुए आ रहे थे। थोड़ी देर के बाद इन दोनों का बस स्टैंड आ जाता है। कणिका उस बस स्टैंड पर उतर जाती है और उसी बस स्टैंड पर कणिका के दादा भी उतर जाता है। दोस्तों, बरसात का समय होता है। हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी। उनके पास एक छतरी भी नहीं था। बिरजू कणिका से कहता है कि अब हमें बारिश में ही चलना पड़ेगा। दोस्तों, ये दोनों बातचीत करते हुए अपने घर की ओर बढ़ने लगते हैं। इनका घर बस स्टैंड से आधा किलोमीटर की दूरी पर था। आधे रास्ते गुजर जाने के बाद दोस्तों, बारिश काफी तेज हो जाती है। तेज तेज बारिश पड़ रही थी। कणिका ने सफेद कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। दोस्तों, सफेद कलर की जो इसने ड्रेस पहनी हुई थी, वह बारिश में पूरी तरह से भीग जाती है और भीगने की वजह से इस सफेद कलर की ड्रेस में कणिका के शरीर बिल्कुल अलग ही दिख रहा था। अब बिरजू की नजर जब कणिका के ऊपर पड़ती है, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसके मन में शैतान घुसने लगता है। वह तिरछी नजरों से कणिका को लगातार देख रहा था। कणिका के प्रति उसके मन में काफी गलत विचार आ रहे थे।
वह अपने आप को रोकने का भरपूर प्रयास कर रहा था, लेकिन रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि वह कणिका के यौवन का दीवाना हो चुका था। थोड़ी देर के बाद कणिका का घर आ जाता है। वह अपने कमरे में चली जाती है और कणिका का दादा बिरजू भी अपने कमरे में चला जाता है। दोस्तों, बिरजू कणिका के बारे में लगातार सोच रहा था। उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था, क्योंकि इसके मन में शैतान जाग गया था। वह कणिका के साथ अपनी ख्वाहिश को पूरा करना चाहता था, अपनी हवस को पूरा करना चाहता था, लेकिन वह कणिका के साथ अपनी हवस को पूरा करें तो कैसे करें? तभी इसके मन में एक प्लान आता है, और उस प्लान के तहत वह वही काम करना चाहता था जो उसने सोचा हुआ था। एक दिन दोपहर का समय होता है। कणिका के माता पिता की छुट्टी होती है। वे दोनों घर पर होते हैं। कणिका भी अपने माता पिता के पास बैठकर अपना होमवर्क कर रही थी। थोड़ी देर के बाद जो कणिका का दादा बिरजू होता है, वह उनके घर में आ जाता है। अब कणिका के पिता इसको चाचा कहा करते थे। वह इससे कहते हैं कि चाचा जी आ जाइए, बैठ जाइए और चाय पी लीजिए। थोड़ी देर के बाद कणिका की माँ किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती। अब कणिका का पिता भी अपना लैपटॉप उठता है और उसमें कुछ काम करने लगता है। काम करते करते वह अपने चाचा बिरजू से बातचीत भी कर रहा था। तभी बिरजू कणिका के पिता से कहता है कि तुम कणिका की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो क्या? आखिर ऐसे कैसे चलेगा? अब कणिका के पिता उससे कहते हैं कि चाचा जी, तुम तो जानते हो, हम दोनों काफ़ी काम में बिजी रहते हैं। हमारे पास इतना समय नहीं होता है। इसीलिए हम दोनों कणिका की पढ़ाई के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। आखिर वह किस तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रही है? अब बिरजू उससे कहता है कि ऐसे कैसे चलेगा? जब तक तुम उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दोगे। तभी बिरजू उससे कहता है कि मैं तो घर पर अकेला रहता हूँ और घर पर अकेले रहते रहते बोर हो जाता हूँ। अब कणिका के पिता तुरंत इससे कहते हैं कि जब तुम घर पर अकेले रहते हो, अकेले रहकर बोर हो जाते हो, तो तुम भी तो पढ़े लिखे हो, तुम भी अच्छी पढ़ाई लिखाई जानते हो, और क्यों ना तुम ऐसा करो कि तुम कणिका की पढ़ाई पर ध्यान दो, उसकी पढ़ाई में तुम थोड़ी हेल्प कर दो। अब बिरजू यह तो चाहता ही था कि इसके पिता यही बात कहे। अब बिरजू तुरंत उनको हाँ कर देता है और उनसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं कणिका की पढ़ाई में हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। स्कूल से आने के बाद वह मेरे कमरे में आ जाया करेगी। अब कणिका के पिता अपनी बेटी को समझाते हैं कि बेटा, स्कूल से आने के बाद आप अपने दादा के पास अपना होमवर्क करने के लिए चली जाया करो, उसमें तुम्हारी पढ़ाई के लिए हेल्प हो जाएगी। अब कणिका अपने माता पिता की बात मान जाती है। थोड़ी देर के बाद कणिका की माँ किचन से चाय लेकर आती है। ये सब लोग बैठकर चाय पानी पीते हैं। उसके बाद कणिका का दादा यानी कि बिरजू अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन दोपहर का समय होता है। बिरजू अपने कमरे में बैठा हुआ था और कणिका के आने का इंतजार कर रहा था। वह कणिका के बारे में ही सोच रहा था। उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। वह कणिका के साथ अपनी हवस को पूरा करना चाहता था। कणिका के प्रति इसके मन में जो हवास की आंधी उठी हुई थी, वह तो बिरजू ही जान सकता था। थोड़ी देर के बाद इसके कमरे की घंटी बजती है। अब बिरजू अपने कमरे का दरवाजा खोलता है तो कणिका इसके सामने खड़ी हुई थी। कणिका आज के दिन अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे। अब इसकी नीयत खराब हो जाती है। यह अपने आप को रोक नहीं पाता है। यह अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तभी तुरंत कणिका को अपने कंधे पर उठाता है और अपने कमरे में लेकर पहुंच जाता है। कमरे में ले जाने के बाद वह कणिका को अपने बेड पर पटक देता है। अब कणिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मेरे दादा के मन में क्या विचार चल रहा है, आखिर वह उसके साथ क्या करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद जो इसका दादा होता है, वह कणिका के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। अब कणिका इससे कहती है कि दादाजी, आप यह क्या कर रहे हो? मैं आपकी पोती के समान हूँ, मैं आपकी बेटी के समान हूँ, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? अब बिरजू कणिका से कहता है कि तुम्हारी ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ मुझे अपनी हवस पूरी करने का मौका मिले, तो उसके बाद अगर मुझे फांसी भी हो जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं। इसके ऊपर टूट पड़ता है और अपनी हवस को पूरा करने लगता है। कणिका बार बार इससे कह रही थी कि दादाजी, मुझे छोड़ दो, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे जाने दो। लेकिन यह आदमी कहाँ उसे छोड़ने वाला था। यह तो लगातार उसे जोरदार तरीके से रगड़ रहा था। लगभग 1 घंटे तक वह उसके साथ संबंध बनाता है। उसके बाद वह कहता है कि अगर इसके बारे में तुमने किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मार दूंगा। अब कणिका इसकी बात सुनती है और लंगड़ाते हुए इसके कमरे से अपने कमरे में पहुंच जाती है। दोस्तों, कणिका चालक थी, बहादुर थी। उसके दादा ने उसके ऊपर जो अत्याचार किए थे, वह इस चीज को सहन नहीं कर पा रही थी। और अब शाम के 5 बजे के करीब इसके माता पिता घर पर आते हैं। अब कणिका उनसे अपनी पूरी बात बता देती है कि उसके दादा ने उसके साथ बहुत गलत काम किया है। अब कणिका के माता पिता जब अपनी बेटी की यह बात सुनते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। उसके बाद वह तुरंत ही नजदीकी पुलिस स्टेशन जाते हैं और बिरजू के खिलाफ बलात्कार की रिपोर्ट दर्ज करवा देते हैं। अब पुलिस तुरंत हरकत में आ जाती है और तुरंत ही बिरजू को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके थाने लेकर पहुंच जाते हैं। वहां पर बिरजू से पूछताछ की जाती है तो बिरजू हंसते हुए अपना जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस से कहता है कि इतनी खूबसूरत लड़की के साथ मैंने जो किया है
उस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे जो करना था मैंने कर दिया है। अब चाहे मुझे कुछ भी सज़ा हो जाए। अब पुलिस इसके ऊपर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज करके एक चार्जशीट बनाती है और इसे अदालत में पेश करती है। अदालत में पेश करने के बाद जो जज साहब होते हैं, वह इसे आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं और वहाँ से उसको जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद आप लोगों को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत और जागरूक